चलिए अब पढ़ते हैं कोल माइनिंग मेथड के बारे में। कोल माइनिंग मेथड दो तरह का होता है मेनली, एक सरफेस माइनिंग मेथड हो गया और एक अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड हो गया। ठीक है, अब अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड में भी दो तरह का होता है, एक बोर्ड एंड पिलर मेथड भी कर सकते हैं हम लोग और एक लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड से भी कर सकते हैं। बोर्ड एंड पिलर मेथड का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ जाता है, रूम एंड पिलर माइनिंग, तो वो इसी में लगभग आ जाएगा। और लॉन्गवॉल जो माइनिंग मेथड है इसमें दो तरह से माइनिंग होता है, एक लॉन्गवॉल एडवांसिंग और एक लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग। ठीक है, अब एक इसमें आ जाता है नया चीज़ शॉर्ट वॉल माइनिंग मेथड, जो कि आप लोग सुने होंगे शायद। शॉर्ट वॉल माइनिंग मेथड क्या होता है, ये एक लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड और बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लॉन्ग वॉल जैसा मैकेनाइजेशन भी मिलेगा और बोर्ड एंड पिलर जैसा फीचर्स भी मिलेगा, लेकिन ये इसमें जो पिलर का जो साइज़ होता है बोर्ड एंड पिलर की तुलना में बड़ा होता है और लॉन्ग वॉल की तुलना में छोटा होता है। बोर्ड एंड पिलर मेथड का क्या डिफिनेशन हो जाता है, फिर सीरीज ऑफ नैरो हेडिंग इन द सीम पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये जो एक हेडिंग जा रहा है ना, नैरो हेडिंग है ये, ठीक है, तो ये इस तरह का बहुत सारा सीरीज रहता है नैरो हेडिंग का, जो कि एक दूसरे के पैरेलल रहता है। जैसे ये वाला जो हेडिंग है और ये वाला हेडिंग है या फिर ये वाला हेडिंग है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, एंड कनेक्टेड बाय क्रॉस हेडिंग सो एज टू फॉर्म पिलर। अब इसको एक क्रॉस हेडिंग के थ्रू कनेक्ट करता है तो क्या बनता है, एक पिलर बनता है। ठीक है, यही हो गया डिफिनेशन आपका बोर्ड एंड पिलर का। और आइडियल जो पिलर का शेप होता है वो स्क्वायर शेप होता है आइडियल केस में। इस केस में स्क्वायर शेप में क्या होता है कि आपका पिलर का भी काम करता है और एक्सट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। अगर रेक्टेंगुलर पिलर रहता, नॉर्मली रेगुलेशन में भी रेक्टेंगुलर पिलर के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर पिलर क्यों जिक्र किया हुआ है, रेक्टेंगुलर पिलर जैसे भी ये रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कवर करता है सेफ्टी पर्पज़ से, और अगर इसको आप स्क्वायर बना देते हैं तो ये एरिया इतना इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेफ्टी पर्पज़ से रेक्टेंगुलर इसको रखा गया है। और कहीं कहीं पे आपको रोम्बस शेप भी मिलेगा। बोर्ड एंड पिलर मेथड का क्या क्या एडवांटेज होता है ये देख लीजिए कि जैसे आप कोई भी सीम को जब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी सीम का, तो आप इस तरह से डेवलपमेंट कीजिएगा, तो अगर इसी बीच में किसी जगह पे आपको फॉल्ट मिल गया तो आप जब डिप्लेयरिंग कीजिएगा तो उसमें इसको प्लान कर सकते हैं कि कैसे निकालना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि जब डिप्लेयरिंग के समय जो आउटपुट लॉस होना चाहिए था वो लॉस नहीं होता है हम लोग को फॉल्ट से या किसी भी तरह का इंट्रूजन से, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से। हमको पहले एक आइडिया मिल जाता है कि अब हम लोग जब डिप्लेयरिंग करेंगे तो क्या क्या प्लानिंग करना है, कैसे करना है, तो उस हिसाब से ये जो हम लोग को प्रोडक्शन लॉस होता है हम लोग का जो, वो प्रोडक्शन लॉस नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है कि कोई भी जब रोडवे है उसको सपोर्ट, चूँकि कोल जो पिलर है उसी से सपोर्ट मिलता है पूरा रोडवे को, और ये जो कोल पिलर है ये इससे आप तब तक रूफ को सपोर्ट दे के रख सकते हैं जब तक आपको ज़रूरत है। जब इधर से मान लीजिए ये पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ख़त्म हो गया, और जब डिप्लेयरिंग करना है तो आप इस तरह से एक एक पिलर का डिप्लेयरिंग कर सकते हैं, इधर आपको ज़रूरत नहीं है, पिलर हटा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है इस सेकेंड लाइन का कि जब तक आपको ज़रूरत है कोल पिलर का तब तक आप इसको एज ए सपोर्ट के रूप में यूज कर सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। इससे क्या होता है कि हमारा कॉस्ट बच जाता है, जो भी हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाना पड़ता अगर ये पिलर नहीं रहता तो। नेक्स्ट एडवांटेज है बोर्ड एंड पिलर का कि जो अनप्रोडक्टिव लेबर है वो हमारा बच जाता है अगर हम गोप का पैकिंग नहीं करते हैं। जैसे इधर से डेवलपमेंट करते हुए गए और जब लास्ट में उधर से आ रहे हैं तो हम पूरा डिप्लेयरिंग कर लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर केविंग मेथड से करते हैं तो इसको छोड़ देते हैं पूरा स्ट्रेटा सेट होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग इसको पैकिंग नहीं कर रहे हैं गोप का तो इसमें जो हमारा जो लेबर यूज होने वाला रहता है वो बच जाता है, और इससे जियोलॉजिकली डिस्टर्ब सीम को आसानी से निकाला जा सकता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप पैनल वाइज से काम कर रहे हैं, ठीक है, या पैनल नहीं भी है तो भी सेल्फ हीटिंग का चांसेस बहुत अधिक रहता है। कोई पोर्शन अगर अनवेंटिलेटेड रह गया है या कोई पैनल जो सही से वेंटिलेट नहीं हो पा रहा है,
उसमें रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा सेल्फ हीटिंग का। ठीक है, सेल्फ हीटिंग मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग को ही बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज इसका कि नॉर्मली इसमें जो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है लॉन्ग वॉल की तुलना में। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप ये डिप्लरिंग भी कर रहे हैं, तो डिप्लरिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि इसका डेवलपमेंट में एक तो पहला बात है कि आप ये पूरा कोयला छोड़ते जाते हैं इतना सारा, ये मेन कोयला तो इसी में रहता है पिलर में ही। इसका डेवलपमेंट में एक आप पिलर में कोयला छोड़ दिए, निकाल भी रहे हैं तो बहुत कम निकाल रहे हैं कोयला। ठीक है, और जब आप डिप्लरिंग भी करते हैं तो साइड साइड में सपोर्ट के लिए कोयला आपको छोड़ना पड़ता है रिब के फॉर्म में। ठीक है, तो वो सब कोयला पूरा वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसका बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है, हमारा कोयले का पूरा निकाल नहीं पाता है कोयला बोर्ड एंड पिलर में। ठीक है, इसका जो वेंटिलेशन है बहुत ही ख़राब रहता है। ख़राब क्यों रहता है कि बहुत सारा कनेक्शन रहता है, मल्टीपल कनेक्शन। जैसे कि एक फिगर से आपको बता देते हैं, जैसे ये ऐसे चलाते हैं, यहाँ स्टॉपिंग एक रहता है, इधर स्टॉपिंग रहता है, इधर स्टॉपिंग, ऐसे ऐसे स्टॉपिंग बहुत सारा बना हुआ रहता है, नीचे भी रहता है। तो जब जितना ज़्यादा स्टॉपिंग रहेगा उतना ही ज़्यादा चांसेस रहता है लीक होने का हवा। तो इस तरह से जब फेस के पास फाइनली जब हवा पहुंचता है उसका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है और वो हवा पता भी नहीं चलता। इसीलिए फेस के पास नॉर्मली गर्म रहता है एटमॉस्फेयर ज़्यादातर। रूम एंड पिलर माइनिंग बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही है, ये थिनर कोल बेड के लिए एप्लीकेबल होता है और इसका गैलरी का चौड़ाई बोर्ड एंड पिलर के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है, जिसके कारण से रूफ का एक्सपोज्ड एरिया बढ़ जाता है और इसके लिए स्ट्रॉन्ग रूफ का होना बहुत ही ज़रूरी है। रूफ को हम लोग सपोर्ट रूफ बोल्ट से ही करते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड के जैसा ही। रूम एंड पिलर माइनिंग का एडवांटेज बहुत सारा हो सकता है। ये हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये थिनर सिम में इसका एफिशिएंसी अधिक होता है बोर्ड एंड पिलर की तुलना में, और ये इसमें ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट लगता नहीं है लॉन्ग वॉल की तुलना में। जितना लॉन्ग वॉल में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है हमको कोयला निकालने में, उस हिसाब से रूम एंड पिलर में बहुत कम खर्च होता है। ठीक है, और ये कंपेयर करें बोर्ड एंड पिलर मेथड की तुलना में तो इसमें OMS यानी और आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट भी अधिक होता है रूम एंड पिलर में। ठीक है, और जो पर टन का जो कोयले का जो कॉस्ट है उस पर भी वो कम पड़ता है। मैकेनाइजेशन इसमें सिंपल रहता है और ज़्यादा इफ़िशिएंट रहता है और इफ़िशिएंसी ब्लास्टिंग का बहुत ही अच्छा रहता है बोर्ड एंड पिलर की तुलना में। अब डिसएडवांटेज क्या क्या होता है रूम एंड पिलर माइनिंग का। एक तो पहला डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आपका स्ट्रैटा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रूफ होल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रूफ एक्सपोजर भी बढ़ जाता है। इसका जो रूम होता है जिसको हम लोग गैलरी समझते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड में, वो इसमें अधिक चौड़ा होता है। तो एक जब रूफ का एक्सपोजर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग रूफ नहीं है तो रूफ फॉल होने का चांसेस अधिक हो जाता है। और अगर आप रिब्स छोड़ रहे हैं रूफ में तो रूफ स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसका जो रिब में कोयला है वो क्रश हो सकता है, और वो जब उसका क्रश होने के बाद जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसका चांसेस बढ़ जाता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का। ठीक है, अब जब इसका वेंटिलेशन वाला प्रॉब्लम सेम है बोर्ड एंड पिलर मेथड में भी जो था, ये इसमें थोड़ा वेंटिलेशन थोड़ा सा ख़राब रहता है और फ्यूम क्लियर थोड़ा सा आसानी से नहीं होता है, और एयरबोर्न डस्ट का सेपरेशन भी सही से नहीं होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए वाटर सेपरेशन है अगर एयरबोर्न डस्ट ज़्यादा है तो, लेकिन फिर भी उतना मतलब कि ये प्रॉब्लम सेम है दोनों में, बोर्ड एंड पिलर वाले में भी और रूम एंड पिलर में भी। अब इसमें थोड़ा सा ये जो अगर ये रूम एंड पिलर माइनिंग कर रहे हैं गैसी माइंस में तो मीथेन लेयरिंग होने का चांसेस बोर्ड एंड पिलर की तुलना में अधिक हो सकता है, क्योंकि इसका गैलरी जो होता है अधिक चौड़ा होता है, वाइडर होता है, और ज़्यादा गैलरी का चौड़ाई होने से जो एयर वेलोसिटी वो कम हो जाता है। इस कारण से थोड़ा मीथेन लेयरिंग का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये देखिए लॉन्ग वॉल माइनिंग से हम लोग प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही हम लोग को अधिक मिलता है। ठीक है, और ये नॉर्मली थिनर सिम के लिए रहता है। ठीक है, और ये इससे हाईली इंक्लाइंड सिम में भी काम कर सकते हैं इस मेथड से, और अगर कोई भी सिम जो जियोलॉजिकली डिस्टर्ब है तो उसको हम लोग
लॉन्ग वॉल एडवांसिंग से निकालने में दिक्कत होता है, लेकिन लॉन्ग वॉल रीट्रीटिंग से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बिना आउटपुट प्रोडक्शन लॉस किए हुए। ठीक है, हाईली गैसी माइंस के लिए भी ये लॉन्ग वॉल माइनिंग सही है। और सॉफ्ट कोल, अगर कोल सॉफ्ट है आपका बहुत ज़्यादा, ताकि उसका पिलर जो आप बना रहे हैं वो क्रश हो जा रहा है, तो सॉफ्ट के लिए भी लॉन्ग वॉल माइनिंग, सॉफ्ट कोल के लिए भी लॉन्ग वॉल माइनिंग सही है। और वीक रूफ है, अगर आपका रूफ कमज़ोर है तो उसके लिए भी ये लॉन्ग वॉल माइनिंग सही है। और अगर कोल सीम आपका बहुत ही अधिक डेप्थ पे है, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाता है वैसे वैसे अगर आप पिलर माइनिंग कर रहे हैं, बोर्ड एंड पिलर मेथड से काम कर रहे हैं, तो पिलर पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, उस कारण से पिलर क्रश हो जाता है। तो आप उसमें लॉन्ग वॉल माइनिंग आराम से लगा सकते हैं। लॉन्ग वॉल माइनिंग में वेंटिलेशन अच्छा होता है बोर्ड एंड पिलर या रूम एंड पिलर की अपेक्षा में। तो और इसमें वो ऐसे सिम को भी जल्दी निकाला जा सकता है जो जल्दी ही सेल्फ फिटिंग पकड़ लेता है, यानी जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है, उस तरह के सिम को भी हम लोग लॉन्ग वॉल माइनिंग के माध्यम से निकाल सकते हैं। और इसमें थिनर सिम को भी आराम से निकाला जा सकता है। ये जो आप स्टेबल देख रहे हैं, ये 8 से 10 मीटर का एक गैलरी पहले चलाया गया है दोनों साइड से, ताकि मशीन का इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत ना है। फिर जब यहाँ से मशीन फिक्स हो जाता है, उसके बाद ये जो आपको फेस दिख रहा है, ये पूरा फेस को मशीन काटते जाता है। तो ये होता है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में। ठीक है, इसको हम लोग स्टेबल होल भी कहते हैं, स्टेबल भी कहते हैं, एडवांस गैलरी भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो कोल हैंडलिंग का डायरेक्शन होता है इधर से जाता है, मतलब ये आपका जो शाफ्ट हो गया, ये स्टार्टिंग से ही इधर से पूरा गोप बनाता हुआ जाएगा सीधा आगे तक, कोयला जो माइन बाउंड्री है वहाँ तक का कोयला ऐसे ही काटते जाएगा। ये पोर्शन को आप स्टोइंग भी कर सकते हैं या फिर ऐसे केविंग के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन केविंग के लिए आप अगर छोड़िएगा तो थोड़ा सा अनसेफ होता है। और अगर आप स्टोइंग भी करते हुए जा रहे हैं तो आपका खर्च यहाँ पे बढ़ जाता है। और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आइए रीट्रीटिंग में। रीट्रीटिंग में क्या होता है कि ये आपका ये जो शाफ्ट है हो गया, ये यहाँ से इनटेक है, यहाँ से हवा जा रहा है, ये पूरा कोल का पिलर हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं, केवल गैलरी बनाते हुए जाते हैं दोनों साइड से, और ऐसे करते करते पूरा माइन बाउंड्री तक जाते हैं। ठीक है, ये केवल हम एक पिलर का बता रहे हैं, लेकिन ऐसे पूरा करते हुए पूरा जहाँ तक माइन बाउंड्री है वहाँ तक हम लोग जाते हैं गैलरी बनाते हुए। और जब हम बाउंड्री के पास पहुँच जाएंगे तो वहाँ से फिर डिप्लीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये पूरा उधर का एरिया गोप बनते जाएगा, और उधर से कोयला काटते हुए हम लोग बाउंड्री से आगे की ओर जो शाफ्ट का हमारा है वो शाफ्ट तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इस तरह से इसका वेंटिलेशन होता है। इसका और क्या फ़ायदा होता है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग के मुकाबले में, तो इसमें कहीं पे देखिए ज़्यादा लीकेज होने का चांसेस नहीं रहता है हवा का। वेंटिलेशन एडवांसिंग की तुलना में यहाँ पे अच्छा होता है, क्योंकि ये पूरा कोल का पिलर ही है, और यहाँ पे जब गोप बनता है तो इससे हवा लीकेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो यहाँ पे इसका वेंटिलेशन अच्छा रहता है। और अगर आप केविंग मेथड से करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग वॉल रीट्रीटिंग सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप पीछे का कोयला निकाल के आगे बढ़ते रहते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहता है। और ख़र्च भी कम पड़ता है जो इसकी तुलना में। अगर स्टोइंग से कर रहे हैं तो स्टोइंग में आपको मैन पावर देना पड़ेगा रूफ का कंट्रोल के लिए, अगर वहाँ का स्ट्रेटा ख़राब है तो। यहाँ पे देखिए लॉन्ग वॉल माइनिंग में दो मेथड जो होता है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग का और एक दूसरा लॉन्ग वॉल रीट्रीटिंग का। तो फिगर बना के हम आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। ओवरऑल इसमें समझने वाली चीज़ें क्या है कि डायरेक्शन, कोयल हैंडलिंग का डायरेक्शन इसमें किधर से कैसे होता है। ये आपका मेन शाफ्ट हो गया, ठीक है, ये पिलर दिया हुआ है सपोर्ट के लिए, रास्ते के सपोर्ट के लिए, और ये इनटेक हो गया, इधर से हवा आ रहा है और इधर जा रहा है, और ये फिर इधर से फेस को वेंटिलेट करते हुए इधर से हवा निकल जाता है रिटर्न से। ठीक है, अब हम लोग लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में क्या करते हैं कि जैसे आपका ये शाफ्ट हो गया, अब यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर से आप रास्ता बनाते हुए भी जाते हैं, और ये जो कोयला है इस पिलर का, इसको आप काटते हुए भी जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्शन भी होता है और साथ साथ ये रास्ता भी बनते जाता है। तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में एकदम जो शाफ्ट का इनटेक हो गया वहाँ से ही आप सारा काम करते हुए जाते हैं कोल हैंडलिंग का। और उसके बाद अब ये जो मान लीजिए ये कोल बेरिंग वाला कोल ब्लॉक का है स्ट्राटा,
पूरा ये कोयला ही है यहाँ पे। तो इसको आपको 8 से 10 मीटर तक इसको आप फेस को आगे बढ़ा करके फिर ये जो बचता है फेस, इस पे मशीन का इंस्टॉलेशन करके कोयले को काटने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, और जो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ रहता है। ये जो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग मेथड है, ये आपको बहुत ही कम डेवलपमेंट के साथ में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। आपको बहुत ही कम दूर गए हैं माइंस में, लेकिन प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में। और इससे क्या होता है कि बहुत ही मैक्सिमम आपको सीम लगभग एक्सट्रैक्ट हो जाता है स्टार्ट से ही, और प्रोडक्शन भी बढ़ा हुआ रहता है। इसमें अगर आप स्टोइंग मेथड से कोयला निकाल रहे हैं तो पैकिंग करते हुए साथ में चल रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि सब्सिडेंस भी इवन रहता है पूरा वर्किंग एरिया तक। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आता है अगर सही से आप स्टोइंग करते हुए जा रहे हैं तो। इसमें वेंटिलेशन अच्छा रहता है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। स्टाटा कंट्रोल इसका अच्छा रहता है, अगर आप स्टोइंग करते हुए चल रहे हैं तो किसी भी तरह का रूफ फॉल होने का चांसेस नहीं रहता है इसमें लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में, अगर स्टोइंग करते हुए चल रहे हैं तो। हाँ, केविंग मेथड से थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। केविंग मेथड से अगर आपको करना है तो उसके लिए लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग ही सबसे बढ़िया है। हम उसके आगे बताएंगे लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग के बारे में। ये देखिए लॉन्ग वॉल एडवांसिंग का क्या सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर और मटेरियल चाहिए होता है सपोर्ट के लिए वर्किंग एरिया को, और जो फेस हो गया और साथ साथ में जो रोडवे चल रहा है उसको भी सपोर्ट आपको करना है। और साथ साथ में जो गोफ है, अगर स्टोइंग मेथड से कर रहे हैं तो आपको गोफ को भी सपोर्ट करते हुए चलना पड़ेगा, मतलब कि गोफ को पैक करते हुए चलना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। और सेकेंड बोलता है कि इसका ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें आपको किसी शिफ्ट में अगर वर्कर कम आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है कि आपका प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। अगर कम वर्कर आया किसी शिफ्ट में तो आपको गोफ एरिया को सपोर्ट करने के लिए वर्कर चाहिए, फिर से आपका फेस आगे बढ़ रहा है उसके लिए वर्कर चाहिए, रोडवे को ध्यान देना है। तो ये सब में मतलब वर्कर बहुत ज़्यादा लगता है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में। डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में नेक्स्ट है, अगर आप पैकिंग कर रहे हैं मतलब कि स्टोइंग कर रहे हैं तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टोइंग मटेरियल का भी ज़रूरत पड़ता है, और बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाता है सरफेस से नीचे तक लाने में, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है स्टोइंग से। अगर आप लॉन्ग वॉल एडवांसिंग कर रहे हैं तो, अगर केविंग से कर रहे हैं लॉन्ग वॉल एडवांसिंग तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, आपका रूफ भी डैमेज हो सकता है, आसपास का जो रोडवे है वो भी डैमेज हो सकता है। इसलिए स्टोइंग से ही लॉन्ग वॉल एडवांसिंग करना थोड़ा सा सेफ रहता है, इसके कारण से हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप लॉन्ग वॉल एडवांसिंग कर रहे हैं तो रास्ते में कोई भी फॉल्ट या किसी भी तरह का जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मिल गया तो उससे क्या होता है कि आपका जो पहले से प्रोडक्शन का जो स्पीड था, अब डिस्टर्बेंस मिलने के कारण वो स्पीड कम हो जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि जब आपका ये बाउंड्री तक पहुँच गया लॉन्ग वॉल एडवांसिंग करते हुए वर्किंग, तो जब बाउंड्री तक पहुँच गया तो अब इधर कोयला तो निकालना नहीं है या फिर कोयला ख़त्म हो गया है, तो ये आपको जो सपोर्ट वाला है एरिया है ये सब आपको सपोर्ट सब विड्रॉ करना पड़ेगा बहुत ही स्पीड से। और ये सब ध्यान रखना है कि स्पीड से आप जब सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन इंजर्ड ना हो, और ये स्पीड से सपोर्ट विड्रॉ करने के चक्कर में मैन पावर का भी ज़रूरत ज़्यादा लग पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है इसमें, ये सब डिसएडवांटेज है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग का। देखिए एडवांटेज क्या क्या होता है लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग का। पहला एडवांटेज होता है कि जो भी गेट रोड है या टेल रोड है ये सभी कोल ब्लॉक से सपोर्टेड रहता है, कोल पिलर से, और आपका ये ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं बाउंड्री की तरफ, पूरा बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं, और ये पूरा एरिया सपोर्टेड रहता है रोडवे। ठीक है, और दूसरा है कि जो भी इमीडिएट एरिया एक्सपोज्ड हो रहा है वो सभी एरिया को आप अच्छे तरह से जान गए हैं, कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, कहाँ पर क्या है। तो उसको जब आप डिप्लेयरिंग करते हैं तो उस हिसाब से अपने आप प्लान को चेंज कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे पहले तो ऐसे था प्लानिंग में, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि फॉल्ट मिल गया है तो अब हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, तो ये एडवांटेज मिल जाता है आपको। और दूसरा क्या होता है कि आपको रोडवे को रिपेयर या मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो ये सब काम में जो आप आदमी इंगेज करते हैं वो आपका बच जाता है, वो सेविंग हो जाता है। तो आपका जो अनप्रोडक्टिव वर्क या जो भी एक्सपेंडिचर है सपोर्ट मटेरियल पे वो इसमें सेव होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग का कि जब हम लोग पैनल का एक्सट्रैक्शन करते हैं वो एक्सट्रैक्शन करने से पहले ही हम लोग का वेंटिलेशन अच्छा इस्टेब्लिश हो चुका रहता है, कहीं से कोई लीकेज का संभावना नहीं रहता है, कोई गोफ नहीं रहता है जहाँ से लीकेज हो प्रेशर डिफरेंस के कारण से।
तो अब नेक्स्ट है कि जब हम लोग इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो डेवलपमेंट स्टार्ट करते समय एक चीज़ ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग का डेवलपमेंट फुली मैकेनाइज्ड वे में हो। उसके लिए हम लोग कंटिन्यूस माइनर लगाते हैं या कोई भी अदर मशीनरी जो कि फुली मैकेनाइज्ड हो। उससे क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ एडवांस है ये अधिक रहता है। तो जब अधिक स्पीड से रेट एडवांस होगा हमारा फेस, तो क्या होता है कि जो कॉस्ट पर टन जो होता है, 1 टन कोयले का जो कॉस्ट होता है वो घट जाता है। तो ये हमको इससे एडवांटेज मिलता है, ठीक है। और एक एडवांटेज और क्या होता है कि जब हम लोग पूरा चूँकि रास्ता हम लोग इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं माइन बाउंड्री तक पहुँच के, तो जब हम लोग पैनल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग को और भी कोई अदर सामान वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कोई भी आर्क्स हो गया सपोर्ट के लिए या फिर कोई लैगिंग्स हो गया, ये सब हम लोग को सपोर्ट के लिए पहुँचाने का ज़रूरत नहीं रहता है। तो ये सब हम लोग का टाइम बच जाता है। लॉन्गर रिट्रीटिंग में एक एडवांटेज ये भी रहता है कि हमारा फेस को हमको बाद में रिट्रीट करना रहता है। रोडवे हमारा पूरा डेवलप हो चुका रहता है। तो एक हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर इस फेस को हमको अभी इतना दूर काटते हैं फिर बाद में इसको देखेंगे या फिर इसको छोड़ देंगे, अब चलो अगले फेस के पास। तो अगले फेस के पास अब जाने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपका रास्ता बना हुआ है। और लॉन्ग वाल एडवांसिंग में ये चीज़ नहीं रहता। अगर आपको जो भी सामने दिक्कत आ रहा है तो आपको वहीं पे डील करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि नहीं इसको छोड़ दो, या यहाँ पे फॉल्ट आ गया है या कोई भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है तो यहाँ से इतना ही लेना है और नेक्स्ट फेस की तरफ चलो। तो इस तरह का दिक्कत ये इसमें नहीं होता, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहता है। अब नेक्स्ट है कि पूरा ये जो बेल्ट है पूरा माइन बाउंड्री तक रहता है। अब इसमें आपको जहाँ भी जो पोर्शन ख़राब दिख रहा है बेल्ट का, चूँकि उधर से भी फेस रिट्रीट हो रहा है तो आपका लेंथ तो ओवरऑल कम होता जा रहा है। तो आप जो भी ख़राब पोर्शन है बेल्ट का वो काट के निकाल सकते हैं। इस तरह से आप बेल्ट का मेंटेनेंस भी अच्छे तरीके से हो जाता है। ये लाइन यहाँ से है लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग का जो एडवांटेज है। इसमें कहता है कि जो लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग है ये बहुत ही तरीक़ों में लॉन्ग वॉल एडवांसिंग से बेहतर है। और आपका इसमें लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग में स्टैगर्ड फेस आराम से चला सकते हैं एक साथ, ताकि आपका ऊपर वाला जो सीम है उसमें भी आप चला सकते हैं और नीचे वाला सीम में भी चला सकते हैं। इससे कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब वही आप लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में चलाते हैं नीचे भी ऊपर भी, तो उससे क्या होता है कि ऊपर वाले सीम पे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका जो रोडवे है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए हम लोग लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है कि स्टैगर्ड फेस चला सकते हैं। और लेकिन लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग में आप स्टैगर्ड फेस चला सकते हैं और साथ साथ में ऊपर का भी जो सीम का वर्किंग है वो भी उतना इफेक्ट नहीं होता है। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है कि देखिए हम लोग पूरा ये जो नैरो हेडिंग चलाते हैं, फेस को कट करने से पहले पूरा माइन बाउंड्री तक नैरो हेडिंग लेके चलते हैं। फिर वहाँ से इस तरह से जो पिलर बनता है फिर हम इसको बाद में रिट्रीट करते हैं, काटते हैं। तो मेन हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी लंबा टाइम लगा ना मेन प्रोडक्शन स्टार्ट होने में। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में क्या होता है कि हमारा स्टार्ट से ही मेन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है, जो कि इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है कि आपका जो रोडवे है ये पूरा रोडवे को वेंटिलेट करना पड़ेगा डक्टिंग से। नेक्स्ट है कि जब हम लोग फेस को रिट्रीट करते हैं तो अगर केविंग मेथड से कर रहे हैं तो तब तो हम लोग का आउटपुट आ जाता है अच्छा खासा, कि इधर का कोयला को निकालते जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं केविंग के लिए, तो ये सेटल होता है अपने आप, या जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा फॉल होता है या जैसा भी हो, तो हम लोग को ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है, यहाँ पे खर्च वो बच जाता है। लेकिन जहाँ पे आपको स्टोइंग करना कंपलसरी है तो आपका फिर जो आउटपुट है ये इस पर असर पड़ता है, ये आउटपुट आपका कम हो जाता है और खर्च भी बढ़ जाता है। तो ये सब इसमें दिक्कत आता है। शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल माइनिंग और बोर्ड एंड पिलर मेथड दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म होता है, जिसमें आपका फेस का लेंथ लगभग 40 से 60 मीटर को देखने को मिलता है, जो कि लॉन्ग वॉल के अपेक्षा में काफ़ी कम होता है। और जो ये शॉर्ट वॉल है ये लगभग रूम एंड पिलर के जैसा ही इसका काम चलता है, लेकिन इसमें जो इक्विपमेंट होता है थोड़ा सा एडवांस रहता है। रूम एंड पिलर में जैसे कंटिन्यूस माइनर लगता है, इसमें भी कंटिन्यूस माइनर से भी काम चला सकते हैं। और इसमें आपको एक एडवांटेज मिलता है कि जो सेल्फ एडवांसिंग हाइड्रोलिक रूप सपोर्ट है ये मिलता है, जो कि रूम एंड पिलर माइनिंग में नहीं रहता है।
और इसमें आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों मिलेगा, बोर्ड एंड पिलर एंड लॉन्ग वॉल का। एक एडवांटेज इसमें ये देखने को मिलता है कि जब फेस का साइज़ छोटा रहता है तो आसानी से पिलर को रिकवरी किया जा सकता है, एक्सट्रैक्शन उसका किया जा सकता है, इससे उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है। और जो भी वहाँ पे बेल्ट है उसका मेंटेनेंस भी करना आसान होता है। और एक डिसएडवांटेज ये मिलता है देखने को कि जब हम लोग बात करते हैं, कंपेयर करते हैं लॉन्ग वॉल की तुलना में, तो लॉन्ग वॉल की तुलना में थोड़ा सा प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है इसका। देखिए यहाँ पे शॉर्ट वॉल में एक और एडवांटेज है कि जो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग होता है ये अधिक डेप्थ पे ये कारगर नहीं होता है। आपका जब पिलर का रिकवरी करना है, डिप्लीरिंग करना है अधिक डेप्थ में, तो प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और परसेंटेज ऑफ रिकवरी दोनों पे असर पड़ता है। तो जो शॉर्ट वॉल माइनिंग क्या होता है उसको लीड करता है। आप अधिक डेप्थ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, सेफ्टी भी अच्छा रहता है और परसेंटेज ऑफ रिकवरी भी अधिक मिलेगा। और साथ ही साथ लॉन्ग वॉल माइनिंग में भी जो भी दिक्कत आता है इसको भी ये शॉर्ट वॉल माइनिंग मेथड ओवरकम करता है। जैसे कि फेस का साइज लेंथ अधिक रहने से थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आता है, तो उस चीज़ को ये शॉर्ट वॉल माइनिंग मेथड क्लियर करता है। इसका लगभग फेस का लेंथ जैसे हम बताएं 40 से 60 भी रहता है, कहीं कहीं या 40 से 90 भी रहता है, ठीक है। ये जो शॉर्ट वॉल माइनिंग मेथड है कहाँ पे चल रहा है, बलरामपुर माइंस में। बलरामपुर माइन का पसांग सिम जो है उसी में चल रहा है और ACCL का है ये।